आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH81 पब। मैं भी लंच करने के लिए जा रही हूँ, पर आप भी अपना काम छोड़कर पहले लंच कीजिए, बाद में अपना काम करना। माही ने मैसेज भेजा। ओके, मैं भी लंच कर लेता हूँ, तुम भी जाकर अपना खाना खा लो। एंड आई मिस यू, आर्यन ने लिखा और साथ में एक इमोजी भी भेजा। आई मिस यू टू, माही ने भी स्माइल करके लिखा। फिर वो लंच करने के लिए चली गई। शूटिंग खत्म होने के बाद माही बाहर आकर कैब का इंतजार करने लगी। तभी उसके सामने एक मर्सिडीज कार आकर रुकी। पिछली सीट की विंडो खुली और अंदर से अनिल ने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूं। नहीं, मैंने कैब बुक कर ली है, वो अभी आती ही होगी। माही ने ये कहा ही था कि वहां पर उसकी कैब आ गई। बाय, माही ने अनिल से कहा और वो कैब में बैठकर वहां से चली गई। घर पर आकर उसने देव के साथ डिनर कर अपने रूम में आ गई। उसने अक्षत को कॉल किया। हेलो दीदी, अक्षत ने कहा। तुम लोग पार्टी करने कहाँ पर जा रहे हो? मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर देना। और हाँ, कीर्ति का वहां पर ध्यान रखना और कोई भी परेशानी खड़ी मत करना, माही ने सख्ती से कहा। ठीक है दीदी, मैं आपको हमारी लोकेशन शेयर कर दूंगा, अक्षत ने कहा। ओके, एंजॉय करना, पर जल्दी वापस घर पर आ जाना, माही ने कहा और कॉल कट कर दिया। वह फिर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। बाहर आकर उसने आर्यन को वीडियो कॉल किया। आर्यन भी उस टाइम माही को ही कॉल करने ही वाला था। उसने माही का कॉल उठा लिया। क्या बात है, लगता है आज मेरी बीवी को मेरी बहुत याद आ रही है, आर्यन ने कहा। ये किसने कहा आपसे? मैं तो आराम से यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ। मुझे किसी के साथ बेड भी शेयर नहीं करना पड़ रहा है और कोई मुझे परेशान करने के लिए भी नहीं है यहाँ पर, माही ने कहा। मैं कैसे तुम्हें परेशान करता हूँ, जरा मुझे भी तो बताओ, आर्यन ने कहा। अच्छा जी, आपको नहीं पता आप मुझे रात में कितना परेशान करते हैं, मेरी पूरी ताकत खत्म हो जाती है, माही ने फ्लोर में बोल दिया। माही की बात सुन आर्यन हंसने लगा और माही को छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अब अच्छे से आराम कर लो ताकि जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी रहे। तब जाकर माही को एहसास हुआ उसने क्या बोल दिया। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह तो आर्यन से अपनी नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। आर्यन को माही को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है ना? माही को भी समझ आ रहा था आर्यन बस उसे तंग करने के लिए ये सब कह रहा है। उसने गुस्से से आर्यन को घूर कर देखा और कहा, लगता है आप कुछ ज्यादा ही फ्री रहते हैं वहां पर, इसीलिए आप मुझे परेशान करने में लगे हैं। वाइफी, तुम्हारे लिए तो मैं फ्री हूँ और वैसे भी कल शाम को मैं वापस आ रहा हूँ। अब तो तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं रहा जाता, आर्यन ने बेड पर लेटे हुए कहा। आपने खाना खाया? माही ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आर्यन ने कहा। कुछ देर उन दोनों के बीच एक खामोशी रही। माही ने फोन को अपने सामने रखा और आर्यन को देखने लगी। थोड़ी देर में वह दोनों सो गए। दूसरी तरफ कीर्ति, अक्षत और रोहन पार्टी करने के लिए एक पब में गई। कीर्ति ने एक ब्लैक कलर की घुटनों तक की ड्रेस पहन रखी थी और बालों को कर्ली कर रखे था। वहीं हमारे रोहन और अक्षत भी किसी से कम नहीं लग रहे थे। उन्होंने टी-शर्ट और जीन्स के ऊपर जैकेट पहन रखी थी। वो तीनों ही कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। पब में पहुंचकर वो पार्टी करने लगे। अभी उनको मुंबई में आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसीलिए उनका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो तीनों ही पार्टी कर रहे थे। कीर्ति उन दोनों को वॉशरूम जाने का बोलकर वहां से चली गई। अक्षत ने उसके साथ चलने के लिए कहा तो कीर्ति ने उसे मना कर दिया। कीर्ति जब वॉशरूम से बाहर आकर वापस अपने बुक किए कमरे में जा रही थी तो दो लड़के आकर उसके सामने खड़े हो गए। उनको देखकर ही लग रहा था उन्होंने बहुत ड्रिंक कर रखी है। कीर्ति उन दोनों के साइड से जाने लगी तो उनमें से एक लड़के ने कीर्ति का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी चलो आज हम साथ में मस्ती करते हैं। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माय हैंड, कीर्ति ने गुस्से में कहा और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी।
इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है। दूसरी लड़के ने हंसते हुए कहा। कीर्ति उन दोनों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर दो लड़कों के सामने उसकी ताकत कहाँ काम आने वाली थी। वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगी तो उनमें से एक लड़के ने उसके मुंह पर हाथ रख उसका मुंह बंद कर दिया। कीर्ति को अब घबराहट होने लगी थी कि तभी एक आवाज आई, छोड़ दो उसे। कीर्ति और उन दोनों लड़कों ने उस तरफ देखा तो वहां पर एक लड़का अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखकर खड़ा था। कीर्ति उस लड़के की तरफ एक उम्मीद से देखने लगी। उस लड़के ने एक बार कीर्ति की तरफ देखा। वह लड़का और कोई नहीं अभी था, जो यहाँ पर एक मीटिंग करने के लिए आया था। उसने जब देखा है एक लड़की को दो लड़के मिलकर परेशान कर रही है, तो मैं वहां पर आ गया। हीरो, जा यहाँ से, ये हमारे बीच की बात है, तो अपनी टांग बीच में अड़ाने की कोशिश मत कर। तुम दोनों को ठीक से शायद मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा उस लड़की को जाने दो, वरना तुम दोनों यहाँ से अपने पैरों से चलकर नहीं जा पाओगे। अभी ने कहा, पहले तो हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। ये कहकर उन लड़कों ने कीर्ति को छोड़ा और अभी को मारने के लिए उसके पास जाने लगे। अभी ने एक पंच एक लड़के के मुंह पर मारा और दूसरे लड़के के पैर पर एक किक मारी। वह उन दोनों को पीटने लगा। वहां पर पब के गार्ड्स आ गए और उन दोनों को वहां से लेकर चले गए। अभी कीर्ति के पास आया, जिसका चेहरा अभी आंसुओं से भरा हुआ था। उसने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, कीर्ति सुबकते हुए कहा। उसका पूरा चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। तुम इतनी क्यूट हो और रोते हुए तो और भी क्यूट लगती हो, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कीर्ति ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ, अभी ने कहा। उसकी बात सुनकर कीर्ति को हंसी आ गई। ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। वैसे तुम यहाँ पर अकेली आई हो क्या? तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं आना चाहिए, अभी ने कहा। नहीं, मैं यहाँ पर अपने फ्रेंड और भाई के साथ आई हूँ, वो लोग बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं, कीर्ति ने कहा। तभी वहां पर रोहन और अक्षत भी आ गए। कीर्ति का चेहरा देखकर ही उन दोनों को पता चल गया कि वो अभी रोई है। अक्षत उसके पास गया और उसे हग करके पूछा, तुम ठीक तो हो ना? कीर्ति ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कीर्ति, तुम्हें इतना टाइम कहाँ पर लग गया? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, रोहन ने अभी को घूरते हुए पूछा। मैं आ ही रही थी, पर दो लड़के मुझे परेशान करने लगे, वो तो इन्होंने मेरी मदद कर दी, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए अभी की तरफ देखकर कहा। कौन थे वो? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, रोहन ने गुस्से में कहा। भाई, अब वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, उन्होंने उनको बहुत मारा भी, आप अब गुस्सा मत होइए, कीर्ति ने रोहन से कहा। थैंक यू आपकी हेल्प के लिए, अक्षय अपने अभी से पोलाइटली कहा। अभी ने बस अपनी गर्दन हिला दी। रोहन और अक्षत कीर्ति को वहां से लेकर जाने लगे तो कीर्ति एक मिनट रुकी और अभी के पास वापस आकर उसने कहा, क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? अभी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हमें हिला दी। कीर्ति भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसे हग करके वापस रोहन और अक्षत के पास आ गई। उन तीनों के जाने के बाद अभी ने गहरी सांस ली। कीर्ति को देखकर उसे किसी की याद आ गई, उसकी आंखें हल्की नम हो गई। कीर्ति को देखकर उसे एक अपनापन सा लगा। CH82 दीवानी हो गई। अभी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हमें हिला दी। कीर्ति भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसे हग करके वापस रोहन और अक्षत के पास आ गई। उन तीनों के जाने के बाद अभी ने गहरी सांस ली। कीर्ति को देखकर उसे किसी की याद आ गई, उसकी आंखें हल्की नम हो गई। कीर्ति को देखकर उसे एक अपनापन सा लगा। पब से बाहर आकर अक्षय ने कीर्ति से पूछा, तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ तो है? तुम ना ठीक तो हो ना? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, और भैया ने टाइम पर आपके मेरी हेल्प कर दी, कीर्ति ने अक्षत को समझाते हुए कहा। इसीलिए मोटी तुमको माही दीदी हमेशा ही कहती है, फाइट सीख लो, पर तुम्हें अपनी सोशल मीडिया और डांसिंग से टाइम मिले तब तुम कुछ और करो ना, रोहन ने मुंह बनाकर कहा। आपने मुझे मोटी कहा, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कीर्ति ने गुस्से में कहा
और रोहन को मुक्के मारने लगी। देख अक्षत, कैसे मुझे मारने के लिए इसमें ताकत आ गई, पर जब वो लड़के इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे तब इसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। रोहन ने कहा। कीर्ति ने घूर कर रोहन की तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, आपको मारने के लिए तो मेरे पास हर टाइम ताकत ही ताकत है। अक्षय को ये देख अच्छा लग रहा था कि अभी जो कुछ भी है उसकी वजह से कीर्ति डिस्टर्ब नहीं है और वह सब भूल चुकी है। वैसे माही दीदी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो हम सब पर बहुत गुस्सा करेगी। कीर्ति ने कहा, गलती मेरी ही है, दीदी ने मुझे कई बार बोला था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर मैं ये भी नहीं कर सका। अक्षय ने उदासी से कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ भूल जाओ अब। रोहन ने कहा, चलो अब हम घर चलते हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। कीर्ति ने अक्षत के कंधे पर अपना सिर रखकर कहा, हाँ चलो, अक्षत ने कहा। फिर वो सब वापस घर आ गए। अगली सुबह माही जब सेट पर आई तो अनिल वहां पर उसका ही इंतजार कर रहा था। माही को देखकर उसने उसके पास आकर कहा, माही तुम पूरे 2 मिनट लेट हो, तुम्हें नहीं लगता तुमको जल्दी सेट पर आना चाहिए? अभी उनके आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए माही ने कहा, मैं सिर्फ 2 मिनट ही लेट हुई हूँ, वह भी इसलिए क्योंकि बाहर एक आंटी की मैं थोड़ी हेल्प कर रही थी, वहां पर मुझे थोड़ा टाइम लग गया। ओह, अनिल ने कहा, वैसे तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? यूं? माही ने पूछा। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे ध्यान रखना पड़ता है, तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो या नहीं? अनिल ने कहा। उसकी बात सुन माही मुस्कुराने लगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरा ध्यान रखने की, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वो आपस में ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे। वही सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे। नेहा ने जब उन दोनों को देखा तो उसने अपने मन में कहा, पता नहीं इस माही में ऐसा क्या है जो हर कोई इससे बात करने लग जाता है। अभी अनिल को ही देख लो, जो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता, और मैं भी इससे बात करने की इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, पर इसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। और इस माही से देखो कैसे हैं, हंस हंस कर बातें कर रहा है। डायरेक्टर रमेश मिश्रा के असिस्टेंट ने माही के पास आकर कहा, माही तुम्हें सर बुला रहे हैं, तुम अभी उनके पास जाओ। माही रमेश के पास गई तो उन्होंने उससे कहा, माही आज मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक सीन शूट होने वाला है और उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल तुम्हारा ही है। तुम्हें बहुत ही ग्रेसफुली क्लासिकल डांस करना है। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी, मुझे इतना तो पता है तुमको क्लासिकल डांस आता है, पर तुम कोशिश करना कि तुम इस सीन को और बेस्ट बना सको, ना ही सिर्फ इस मूवी के लिए बल्कि तुम्हारे करियर के लिए भी। मस्तानी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम जितने अच्छे से इसे करोगी ये लोगों को उतना ही तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जी सर, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस मेरी परफॉर्मेंस देखना, माही ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा। उसे देखकर रमेश स्माइल करने लगा, उसे माही के ऊपर पूरा विश्वास था। माही ने जाकर अपनी कॉस्ट्यूम पहन ली, जो कि एक लॉन्ग क्रीम कलर का अनकली था। वह उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी खूबसूरती देखकर सब हैरान थे। वह बिल्कुल पुराने जमाने की राजकुमारी मस्तानी की तरह बला की खूबसूरत लग रही थी, जिसके चर्च दूर दूर तक फैले थे। अनिल भी बस एक तक माही को ही देख रहा था। रमेश ने जब सब लोगों को रेडी देखा तो उसने शूटिंग स्टार्ट कर दी। माही ने डांस करना शुरू किया, वह बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह डांस कर रही थी। उसका इतना डांस इतना अच्छा था, सब लोग उसे एंजॉय कर रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक जिस पर माही डांस कर रही है, नभाटुनी आली अप्सरा, नभातून आली अप्सरा, अशी सुंदरा साज सजवून, आली आली आली, आली ग आली, केस भवती मलाला गजरा, लोकांच्या नजारा खेलती तुझ्यावर, आली आली आली, दुनियाची प्यारी तू, आगा नारी हलवी ग, आगा राणी सुंदरा, आली ग आली, आली हा आली, महारानी आली, आगा गग गग गगा, नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हा दीवानी, मैं शोर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, मैं शोर मेरे इश्क की ये कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी,
कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। दीवानी हाँ दीवानी। जख्म ऐसा तूने लगाया। दीवानी। मरहम ऐसा तूने लगाया। रूहानी। पहचान मेरे इश्क की अब तो। पहचान मेरे इश्क की अब तो। रवानी। हो। मैशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। कहते हैं ये दीवानी। हाँ दीवानी। मैशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी। कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी। दीवानी हाँ दीवानी। सब नूर नूर सा बिखरा है। एक तू ही ख्यालों में उतरा है। बस झूम 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 जाता है दिल। तू मस्तानी है। तू दीवानी है। पाकीज़ा हस्ती है तेरी तू नूरानी है। सब नूर नूर सा बिखरा है। एक तू ही ख्यालों में उतरा है। वाओ माही तुमने तो कमाल कर दिया, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ ये सीन पूरी मूवी के बेस्ट सीन्स में से एक होगा। रमेश ने खुशी से कहा, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। सच में तुमने बहुत अच्छा डांस किया, अनिल ने कहा। माही उन सबकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। सेट पर कुछ लोग माही को मल्टी टैलेंटेड कहने लगे क्योंकि माही एक्टिंग, डांसिंग और फाइटिंग इन सब में बहुत अच्छी थी। वहीं माही की इतनी तारीफ होते देख नेहा के तन बदन में आग सी लग रही थी। क्या बात है, तुम्हें देखकर तो मुझे अब टेंशन होने लगी है, कहीं इस फिल्म के बाद जब तुम बहुत फेमस हो जाओगी तो तुम मुझे भूल ही ना जाओ। अनिल ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो सुपरस्टार हो। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरा फायदा ही फायदा, मैं भी थोड़ी बहुत फेमस हो जाऊंगी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा यूज करना चाहती हो? अनिल ने माही को घूरते हुए कहा। माही ने अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबा ली और हंसने लगी। CH83 अनिल को पसंद करना। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो सुपरस्टार हो। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरा फायदा ही फायदा, मैं भी थोड़ी बहुत फेमस हो जाऊंगी। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मेरा यूज करना चाहती हो? अनिल ने माही को घूरते हुए कहा। माही ने अपनी जीभ अपने दांतों के नीचे दबा ली और हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, जब मेरा दोस्त एक सुपरस्टार है तो वह मेरी थोड़ी बहुत तो मदद कर ही सकता है। माही अनिल के साथ मजाक कर रही थी। तुम पहली इंसान हो जो मेरे सामने कुछ ऐसा कह रही है, अनिल ने हंसते हुए कहा। फिर उसने थोड़ा सीरियस अंदाज में माही से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? मुझे भला तुमसे क्यों डरना चाहिए, तुम क्या कोई भूत हो? माही ने मुंह बनाकर कहा। अगर मैं भूत जैसा दिखता तो इतनी सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल नहीं होती। कहीं तुम भी मुझे दिल ही दिल में पसंद तो नहीं करती? अगर करती हो तो मुझे बता दो, मैं समझ सकता हूँ। अनिल ने एटीट्यूड के साथ कहा। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बस तुम्हारी एक्टिंग ही ठीक ठाक लगती है। मैं तो सिर्फ सानिया की फैन हूँ। तुम्हें पता है मुझे वह बहुत ज्यादा पसंद है, मैं भी उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ। ये सब कहते हुए माही की आंखों में एक अलग ही चमक थी। अनिल माही एक दूसरे के साथ बहुत फ्रैंक हो गए थे। माही उसके साथ अपने बाकी दोस्तों के जैसे बात ही करती। आज रात क्या तुम फ्री हो तो हम साथ में डिनर करने के लिए चल सकते हैं, अनिल ने कहा। नहीं, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। माही ने कहा। तुम्हारे पास ऐसा भी क्या काम है? अनिल ने पूछा। तुम्हें उससे क्या? माही ऐसे ही मस्ती मजाक में उसकी बेइज्जती करती है और बेचारे अनिल तो माही के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। शाम को माही जल्दी ही घर वापस आ गई। उसे लगा शायद आर्यन अब तक घर आ गया हो। वो बहुत ही खुश थी आर्यन के वापस आने की वजह से। घर आकर उसने देखा आर्यन अभी तक नहीं आया है। वो फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चली गई, फिर किचन में जाकर डिनर बनाने लगी। देव ने माही को किचन में जाते देख लिया था। वह भी किचन में आ गया और स्लैब पर बैठ गया। क्या बात है भाभी, आप तो बहुत खुश नजर आ रही है, लगता है आज भाई वापस आ रहे हैं? देव ने कहा। हाँ, माही ने स्माइल करते हुए कहा। ये प्यार भी लोगों को क्या से क्या बना देता है। अभी आपको ही देख लीजिए, भाई 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं, पर आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं वह कितने महीनों बाद आ रहे हैं। देव ने मुंह बनाकर कहा। जब तुम्हें प्यार होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार में लोग किस हद तक बदल जाते हैं और दूरियां उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, माही ने कहा।
वैसे मैं भी अपनी देवरानी से मिलने के लिए बहुत ही अच्छा एक्साइटेड हूँ, पर पता नहीं कब तक तुम मुझे उससे मिलवा आओगे। माही ने देव की तरफ देखकर कहा, पता नहीं भाभी, मेरे लिए भगवान ने किसी को बनाया भी है या नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सोलमेट का पता नहीं कब वह मुझे ढूंढेगी, कहीं मैं बुढ़ा ही ना हो जाऊं उसका इंतजार करते करते, देव ने उदासी के साथ कहा। उसकी बात सुन माही को हंसी आ गई। फिर उसने अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशंस लाते हुए कहा, अगर तुमको तुम्हारी लाइफ पार्टनर नहीं मिल रही है तो क्या हुआ, तुम खुद ही क्यों नहीं ट्राई करते हो? तुम्हें अपने लिए किसी को ढूंढना चाहिए। भाभी आप सही कह नहीं है, मैं भी अब अपने होने वाली वाइफ को ढूंढने लग जाऊंगा। माही की बातों को देव ने सीरियसली ले लिया और अपनी फ्यूचर वाइफ को खोजने के लिए अपने मन ही मन प्लान बनाने लगा। वह यही सोच रहा था कि उसे जल्द ही अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी होगी जिसे देखकर उसके दिल में घंटी बजे और चारों तरफ बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बजने लगे। वैसे भी वो भाई का बेस्टी ऋषभ तो पाक ही के साथ रिलेशनशिप में भी आ गया और उस अभिमन्यु को देखकर भी लगता है वो बहुत जल्द ही विधि को मना लेगा। सब लोग अपना अपना घर बसाने में लगे हुए हैं। ये सब मुझे ही अकेला देखना चाहते हैं, पर अब मैं भी अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगा, उन सबसे पहले शादी करूंगा, देव ने मन ही मन खुद से ही कहा और खुश होने लेगा। देव के चेहरे पर आते जाते एक्सप्रेशंस को देखकर माही समझ रही थी कि उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। उसे देखकर वह मुस्कुराने लगी। वैसे भाभी आप खाने में क्या बना रही हैं? मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देव ने पूछा। मैं आज रात दाल चावल राजमा और मीठे में गुलाब जामुन बना रही है, माही ने कहा। वाह भाभी, मैं भी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो आपकी तरह मुझे टेस्टी खाना बना कर दे। देव ने गाजर खाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, फिर तुम खुद ही अपने लिए बनाकर खा सकते हो, वरना मैं भी तो हूँ, माही ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी आप बहुत अच्छी है, पता नहीं है मेरे गुस्सेल भाई को आप कहाँ से मिल गई, उनकी तो किस्मत ही खुल गई। देव ने हंसते हुए कहा। ये तो तुमने सही कहा, माही ने भी हंसते हुए कहा। रात के करीब 10 बज गए पर आर्यन अभी तक नहीं आया। माही ने उसे फोन भी किया तो है, पर वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। उसने देव को खाना खाने के लिए कह दिया। देव ने माही को डिनर करने के लिए कहा और फिर वो खाना खाकर अपने रूम में चला गया। माही सोफे पर बैठकर आर्यन का वेट करने लगी, पर आर्यन को आने में थोड़ी देर हो गई और माही उसका इंतजार करते करते वहीं सोफे पर ही सो गई। रात के करीब 11 बजे आर्यन धीमे धीमे कदमों से घर के अंदर आया। वो अपने रूम में ही जा रहा था कि उसकी नजर सोफे पर सो रही माही पर गई। हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। लगता है माही मेरा इंतजार करते हुए यहीं पर ही सो गई। आर्यन को बहुत बुरा लग रहा था। वह माही के पास गया और अपने कोट बैग को साइड में रख उसने माही के माथे पर प्यार से किस किया और उसके चेहरे को देखने लगा। तुम्हें बस एक नजर देखने भर से ही इस दिल को सुकून मिल गया। इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया ये तुम नहीं जानती हो, आर्यन ने धीरे से कहा। अपने आसपास होती हलचल से माही की नींद खुल गई। आर्यन को देख उसने उठते हुए कहा, आप आ गए। सॉरी, मेरी वजह से तुमको इतना इंतजार करना पड़ा। आर्यन ने उसके गाल पर हाथ रखा, फिर उसने माही को गले लगा लिया। उसने अपनी इस थोड़ी सी पागल और क्यूट वाइफ को बहुत मिस किया था। माही ने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गरम करती हूँ, माही ने कहा। आर्यन ने कहा, फिर वो रूम में चला गया। माही भी खाना गर्म करके टेबल पर रखने लगी। कुछ ही मिनटों में आर्यन भी नीचे आ गया। CH84 हब्बी। उसने अपनी इस थोड़ी सी पागल और क्यूट वाइफ को बहुत मिस किया था। माही ने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गरम करती हूँ, माही ने कहा। आर्यन ने कहा, फिर वो रूम में चला गया। माही भी खाना गर्म करके टेबल पर रखने लगी। कुछ ही मिनटों में आर्यन भी नीचे आ गया। माही ने उसके लिए एक प्लेट में खाना सर्व किया। आर्यन ने माही को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर प्लेट में से एक खाने का निवाला लेकर
उसके मुंह के सामने कर दिया। माही उसकी तरफ देखने लगी तो आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है, तुमने मेरा इंतजार करने के चक्कर में अभी तक खाना नहीं खाया है। माही ने आर्यन के हाथों से खाना खा लिया और फिर वह भी आर्यन को अपने हाथों से खिलाने लगी। खाने के बाद माही बर्तनों को लेकर किचन में चली गई। आर्यन भी किचन में आया और माही को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। आर्यन के अचानक किस करने से माही सिहर उठी। ये आप क्या कर रही हैं? माही में हक लाते हुए कहा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ, आर्यन ने धीरे से माही के कान में कहा और अपने होठों से उसके कान को छू लिया। आर्यन के पास आने से माही को बेचैनी होने लगी। उसे ये एहसास बहुत ही खुशी देता है। आर्यन ने तुरंत माही को अपनी बाहों में उठा लिया। वाइफी, अब यह हम दोनों का टाइम है। ये कहते वक्त आर्यन की आंखों में डिजायर साफ देखी जा सकती थी। माही ने भी उसकी गर्दन के चारों तरफ अपने हाथ में लपेट लिए। आर्यन ने रूम में आकर माही को अपनी बाहों से नीचे उतारा और रूम का दरवाजा बंद कर माही को कमर से पकड़ से उसके होठों पर किस करने लगा। उसने माही के इन होठों रस को बहुत मिस किया था। वह जल्दी अपना काम करता था ताकि वो जल्दी ही माही के पास वापस आ सके। माही भी उसे किस रही थी। फिर अचानक से ही माही ने आर्यन के होठों पर जोर से बाइट कर लिया। आर्यन को हल्का सा दर्द हुआ, जिससे उसकी पकड़ माही पर से ढीली हो गई। इसी का फायदा उठाकर माही ने आर्यन को धीरे से धक्का दिया, फिर वहां से भाग गई। तुम तो जंगली बिल्ली हो, तुमने तो काटना भी सीख लिया। आर्यन ने अपने होठों से निकलते खून को साफ कर माही की तरफ देखकर कहा। आर्यन माही को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मिस्टर अजावत, इतनी आसानी से आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, माही ने हंसते हुए कहा और सोफे के पीछे भाग गई। तुम्हें ये बहुत भारी पड़ेगा बेबी, एक बार बस तुम मेरे हाथ आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, आर्यन ने माही को घूरते हुए कहा और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। मुझे सस्ती चीजें वैसे भी पसंद नहीं हैं, माही ने आर्यन को जीभ दिखाते हुए कहा। वह दोनों ऐसे ही रूम में चारों तरफ भागने लगे। माही कभी सोफे के पीछे जाकर तो कभी बेड पर चढ़कर आर्यन को परेशान कर रही थी। आर्यन ने भी हार नहीं मानी। वह माही को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। माही का पैर भागते हुए अचानक से स्लिप हो गया और वो बेड पर गिर गई। आर्यन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, वाइफी, अब तो बहुत हो गई है ये पकड़म पकड़ाई, अब तो मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। मैं तो बस मजाक कर रही थी, क्या आप मुझे सजा दोगे? यूं? माही ने बिल्कुल किसी मासूम सी पप्पी की तरह फैस बनाकर कहा। आर्यन हमेशा ही माही की इस मासूम सी सूरत से पिघल जाता और आज भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा, पर पहले तुम्हें मुझे प्यार से हब्बी बुलाना होगा, आर्यन ने माही के ऊपर आते हुए कहा। माही ने अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। क्या हुआ वाइफी, मुझे हब्बी कहकर बुलाओ ना, आर्यन ने माही के कान में मधोशी भरी आवाज में कहा। माही के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। फिर उसने थोड़ी हिम्मत कर आर्यन की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, हब्बी। माही के मुंह से हब्बी सुन आर्यन बहुत खुश हो गया। उसने खुशी से कहा, एक बार वापस से कहो, मेरे प्यारे हब्बी, माही ने कहा और अपना सिर आर्यन के सीने में छुपा लिया। आर्यन ने खुशी से माही की होठों पर किस कर लिया। माही भी उसे किस कर रही थी। आर्यन ने रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अब रूम में बस बालकनी से आती चांद की रोशनी ही थी। आर्यन एक एक करके माही के नाइट सूट के बटन को खोलने लगा। कुछ देर में उन दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े थे और माही की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी, जो आर्यन के अंदर और जोश भरने का काम कर रही थी। आर्यन और माही अपने प्यार के सागर में डूबे गए। वह रात में कई बार इंटीमेट हुए और करीब 2 घंटे बाद जाकर वह सो गए। सुबह आर्यन की नींद खुली तो उसे अपने हाथों पर कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ। जब उसने देखा वह क्या चीज है तो उसकी बॉडी गर्म होने लगी। उसका हाथ माही की खुली चेस्ट पर था। उसके हाथ धीरे धीरे माही के चेस्ट को दबाने लगे। हब्बी, मुझे सोने दो ना, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है अभी,
माही ने कहा और करवट बदलकर फिर से सो गई। माही के मुंह से हब्बी सुन आर्यन मुस्कुराने लगा। फिर उसने बाथरूम में जाकर बाथटब में पानी ऑन किया। फिर रूम में आकर उसने माही को अपनी गोद में उठा लिया। माही ने अपनी आंखें खोली और घूर कर आर्यन को देखने लगी। आप बहुत बुरे हैं। एक तो आप मुझे पहले इतना परेशान करते हैं, फिर अच्छे से सोने भी नहीं देते हैं, माही ने मुंह बनाकर कहा। आर्यन ने माही को बाथटब में खड़ा कर दिया। फिर उसकी नाक को पींच करते हुए कहा, मेरी प्यारी जंगली बिल्ली, अगर मैं तुम्हें भी सोने दूंगा तो फिर तुम लेट हो जाओगी। अब चलो तुम जल्दी से नहा लो, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। इसके साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम दोनों। माही ने जल्दी से आर्यन से कहा, नहीं, मैं खुद ही नहा लूंगी। मुझे आपकी कोई भी और किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए। आर्यन भी हंसते हुए बाहर चला गया। ये भी जब देखो बस मुझे परेशान करने में ही लगे रहते हैं, माही ने मुंह बनाकर कहा। माही नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसने ब्लैक जीन्स के साथ एक बैलून टॉप पहन रखा था। तभी उसके फोन में अचानक से बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने लगी। आर्यन भी उसी वक्त रूम में आया। माही ने अपना फोन चेक किया तो वहां पर पाखी और विधि के मैसेजेस के साथ और भी कई लोगों के मैसेजेस थे। उसने पहले पाखी और विधि के मैसेजेस को देखा, जो उससे पूछ रही थी कि क्या उसने आज की न्यूज़ देखी। माही ने उन्हें रिप्लाई किया, नहीं, मैंने अभी तक तो कोई भी न्यूज़ नहीं देखी है, पर तुम लोग ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्या मैं फिर से आज न्यूज़ में आ रही हूँ? माही ने तो बस मजाक में ही ये कहा था, पर विधि का मैसेज देखकर उसकी सारी मस्ती उतर गई। विधि ने लिखा है, सही कहा तुमने, और इस बार सिर्फ तुम अकेली ही न्यूज़ में नहीं आ रही, बल्कि तुम्हारे साथ अनिल महेश्वरी भी हेडलाइंस में है। तुम पहले जाकर आज की न्यूज़ देखो, बाद में हम बात करेंगे बाहर कैसे हंगामा हो रहा है। माही ने तुरंत आज की न्यूज़ देखी। वहां पर उसकी और अनिल की सेट पर से ली गई कुछ फोटोज थी, जिसमें वह दोनों आपस में हंसते हुए बातें कर रहे थे। उसके नीचे बहुत ही लंबा चौड़ा आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि शायद अनिल और माही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। सेट पर अनिल पूरे टाइम माही के साथ ही रहता है, और भी बहुत कुछ ऐसा ही उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था। माही ने जाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो वहां पर अनिल की फीमेल फैंस उसे बहुत कुछ सुना रही थी। माही तो उन लड़कियों की बातें सुनकर ही हैरान थी। CH85 अनटाइटल्ड चैप्टर। उसके नीचे बहुत ही लंबा चौड़ा आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि शायद अनिल और माही एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। सेट पर अनिल पूरे टाइम माही के साथ ही रहता है, और भी बहुत कुछ ऐसा ही उस आर्टिकल्स में लिखा हुआ था। माही ने जाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो वहां पर अनिल की फीमेल फैंस उसे बहुत कुछ सुना रही थी। माही तो उन लड़कियों की बातें सुनकर ही हैरान थी। अनिल की फीमेल फैंस कुछ इस तरह से कमेंट कर रही थी, एक, माही तुम मेरे स्वीट एंड चार्मिंग अनिल से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। 2, क्या अब माही अनिल के साथ रिलेशन में है? मुझे तो लगता है ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए किया गया है। 3, माही तुम भाई अनिल से दूर रहो, तुम उसके आसपास भी नहीं रह सकती। अनिल कहाँ महेश्वरी जैसे बड़े खानदान का बेटा है, ऊपर से एक सुपरस्टार भी। 4, अनिल का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए शायद माही उसके पीछे पड़ी हुई है ताकि उसके पास भी पैसा और पावर आ जाए। 5, माही क्या तुम सच में अनिल के साथ रिलेशन में हो, या ये सिर्फ एक ही झूठी खबर है? हम पहले तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे, हम पिछली बार की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे। हे महादेव, आपको मेरी जिंदगी में सुख चैन क्या पसंद ही नहीं है, जो आप एक एक करके सारी परेशानियां मेरी किस्मत में लिख रहे हैं। मैं तो एक बार अपनी किस्मत की किताब को पढ़ना चाहती हूँ, ताकि एक बार में ही मुझे पता चल जाए कि आपने किस किस तरह की मुसीबतें मेरी जिंदगी में लिखी है। माही ने खुद से ही बढ़ाते हुए कहा। आर्यन ने उसकी कही बात सुन ली। वो उसके पास आया और उसके फोन को उसके हाथ से ले लिया। माही ने जब देखा किसी ने उसका फोन ले लिया है तो उसने अपने पीछे देखा। वहां पर आर्यन खड़ा होकर उसके फोन में कुछ देख रहा था। आर्यन जैसे जैसे न्यूज़ और वहां पर लिखे कमेंट को पढ़ रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। आर्यन के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखकर माही ने अपनी बात उसे समझाते हुए कहा, ये सिर्फ बस एक, माही इससे आगे कुछ भी नहीं कह पाई।
उसके शब्द उसके गले में अटक गए, क्योंकि आर्यन ने माही की गर्दन को पीछे से पकड़ उसके होठों पर रूडली करने लगा। आर्यन को पता था यह बस एक अफवाह है, पर वो अपनी जेलसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। माही के साथ किसी और का नाम देखकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। ऊपर से जो लोग कमेंट कर रहे थे वो आग में घी डालने का काम कर रहे थे। माही को भी पता था आर्यन इस वक्त गुस्से में है, इसीलिए उसका गुस्सा शांत करने के लिए वह उसके रूड किस का जवाब अपनी प्यार भरी किस से दे रही थी। उसका ये तरीका काम भी कर रहा था। आर्यन का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। वह भी उसे सॉफ्टली किस करने लगा। उनकी किस खत्म होने के बाद माही ने कहा, मैं और अनिल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आर्यन ने माही के होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और ये भी पता है ये सिर्फ मीडिया की बनाई गई एक मसालेदार खबर है, पर मैं अपनी जेलेसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। माही को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आर्यन को उस पर भरोसा है। उसने आर्यन को गले लगा दिया। चलो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आर्यन ने कहा और माही के साथ नीचे आ गया। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट शुरू ही किया था कि देव भी वहां पर आ गया। गुड मॉर्निंग भाई, आप वापस आ गए, देव ने कहा और अपनी चेयर पर बैठ गया। आर्यन ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा और फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। देव का भी मुंह बन गया। उसने माही की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सी भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाभी, आजकल तो आप हर एक दो दिन से सुर्खियों में रहती हैं, देव ने मजाक करते हुए कहा। कुछ भी नहीं, यह बस कुछ दिनों की बात है, फिर यह अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मुझे इन सब चीजों पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, माही ने कहा। तभी उसके फोन पर विधि का कॉल आया। उसने कॉल उठा लिया। हाय विधि, माही ने कहा। माही, तुमने न्यूज़ देखी? विधि ने पूछा। हाँ मैंने देख लिया, पर यह कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, माही ने कहा। मुझे भी पता है ये तो, पर अब तुम्हें भी कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शायद तुमने अभी तक अनिल महेश्वरी की अभी की गई पोस्ट को नहीं देखा है, तुम जाकर देखो। अब तो तुम्हारे साथ अनिल का भी सपोर्ट है। अब तुम्हें इंडस्ट्री में भी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी फ्रेंड फॉलोइंग भी बढ़ती ही जा रही है, विधि ने खुशी से कहा। पोस्ट? कैसी पोस्ट? तुम कॉल कट करो, मैं भी देखती हूँ, माही ने कहा और कॉल कट कर अनिल के पेज पर जाकर उसकी रीसेंट पोस्ट को देखने लगी। अनिल ने करीब 10 मिनट पहले ही एक न्यू पोस्ट की थी, जिसमें उसने अपनी और माही की एक फोटो के साथ लिखा, हाँ ये सच है कि मैं माही को पसंद करता हूँ, पर मैं और माही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैंने इतनी मुश्किल से तो एक अच्छी सी दोस्त बनाई है, पर तुम लोगों को तो शायद वह भी पसंद नहीं है। माही मेरे साथ कोई भी दिखावा नहीं करती, वह मुझे एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करती है। और जहाँ तक बात रही रिलेशन में आने की, तो हमारे बीच अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरी दोस्त को अब परेशान नहीं करेंगे। अनिल की पोस्ट के नीचे लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। कुछ लोग उसकी और माही की फ्रेंडशिप को सपोर्ट कर रहे थे, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अनिल अपनी पोस्ट में यह कह रहा था कि फ्यूचर में वह और माही साथ में आ सकते हैं। सब लोग माही के जवाब का इंतजार कर रहे थे, पर माही ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। इस अनिल का भी मैं क्या करूं, माही ने अपने मन ही मन में कहा और अपना सिर हिला दिया। क्या हुआ भाभी? देव ने पूछा। कुछ नहीं, बस अभी अनिल ने एक पोस्ट की है, माही ने आर्यन और देव को अनिल की पोस्ट के बारे में बताया। इस अनिल के बच्चे का भी दिमाग खराब है, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी और वह अपनी ऐसी हरकतें करना बंद करेगा। देव ने मुंह बनाकर कहा। क्या तुम अनिल को पहले से जानते हो? माही ने देव से पूछा। नहीं पूछा, क्योंकि जिस तरह से देव ये सब कह रहा था उसे देखकर लग रहा था कि वो अनिल को बहुत अच्छे से जानता है। देव ने पहले आर्यन की तरफ देखा, फिर माही से कहा, उसे मैं ही नहीं भाई भी अच्छे से जानते हैं, वह मेरी बुआ का बेटा है और आपका देवर। माही ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। हाँ, वह मेरी बड़ी बुआ नीलम का बेटा है, वो अभी तुम्हारे और मेरे बारे में नहीं जानता है, आर्यन ने कहा। अच्छा हुआ वो हमारी शादी के बारे में नहीं जानता है, वरना वह तो पक्का सबको हमारी शादी के बारे में बता देता, माही ने हंसते हुए कहा।
अनिल वैसे तो दूसरों के साथ तो बहुत कम ही बात करता है, लेकिन घर वालों और अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ही मजाकिया है। देव ने कहा। माही ने कहा। ब्रेकफास्ट होने के बाद आर्यन माही को ड्रॉप करने के लिए चला गया। कार से उतरने से पहले आर्यन ने माही के लिप्स पर किस कर कहा, अपना ध्यान रखना और किसी भी फालतू की बातों पर ध्यान मत देना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वैसे भी सिर्फ अपने सूट पर ही ध्यान देती हूँ, आप अपनी फिक्र कीजिए। आज आपकी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप लेट हो जाएंगे, अब आप जल्दी से जाइए, माही ने कहा और आर्यन के गाल पर किस कर कार से बाहर निकल गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा, फिर वह भी अपने ऑफिस की तरफ चला गया। CH86 लेटर। आप टेंशन मत लीजिए, मैं वैसे भी सिर्फ अपने सूट पर ही ध्यान देती हूँ, आप अपनी फिक्र कीजिए। आज आपकी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप लेट हो जाएंगे, अब आप जल्दी से जाइए, माही ने कहा और आर्यन के गाल पर किस कर कार से बाहर निकल गई। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखा, फिर वह भी अपने ऑफिस की तरफ चला गया। विधि अपने केबिन में जा रही थी कि अचानक से ही उसका पैर मुंड गया। इससे पहले वो नीचे गिरती एक लड़के ने उसे संभाल लिया। उसने जब देखा तो वह लड़का समीर था, जो कि पहले उसके साथ ही फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। वह दिखने में हैंडसम और मजाकिया किस्म का इंसान है। आर यू ओके विधि? समीर ने विधि को पकड़े हुए पूछा। शायद मेरे पैर में मोच आ गई, विधि ने कहा। वो जैसे ही फिर से चलने की कोशिश करने लगी, उसके कदम लड़खड़ा गए। समीर ने उसे कंधे से पकड़ लिया। लगता है तुम चल नहीं पाओगी, समीर ने कहा। हाँ शायद, विधि ने कहा। अभी जो अपने केबिन में जा रहा था, उसने विधि को किसी लड़की के साथ उसकी बाहों में देखा तो उसे गुस्सा आने लगा। मेरे अंदर तो जैसे कांटे लगे हैं, जो मेरे पास आने से ये मुझे खुद से दूर करने लगती है, और अब इसके साथ देखो कैसे बातें कर रही हो। और उसके खुद के करीब आने से इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, अभी ने खुद से ही धीरे से कहा। वो विधि और समीर के पास गया। अभी को देखते ही समीर ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। लगता है तुम्हारे पास काम नहीं है, जो तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, अभी ने समीर को घूरते हुए कहा। सर वह मैं जा ही रहा था, पर विधि के पैर में मोच आ गई। इससे आगे समीर कुछ भी कहता कि अभी ने बीच में ही कहा, यू मे गो नाउ। समीर ने एक बार विधि की तरफ देखा, फिर वहां से चला गया। विधि अभी को घूर रही थी, फिर वह दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे वहां से जाने लगी। समीर के जाने के बाद अभी ने विधि को अपनी गोद में उठा लिया। ये तुम क्या कर रहे हो, पागल आदमी, विधि ने कहा और अपने चारों तरफ देखा। अभी वहां आसपास कोई भी नहीं था। अभी ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और अपने केबिन में आकर उसने उसे सोफे पर बैठाया और साइड में से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकाल उसके पैर को अपने घुटनों पर रखा। विधि की चीख निकल गई। उसने अपने हाथों से मजबूती से अभी के कंधे को पकड़ लिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है क्या? एक तो मेरे पैर में पहले से ही दर्द हो रहा है और तुम और दर्द कर रहे हो, विधि ने दर्द में कहा। अभी ने आराम से विधि के पैर को पकड़ा और उस पर थोड़ा स्प्रे किया, फिर अचानक से ही उसने उसके पैर को पकड़कर घुमा दिया। हा है हा हा, विधि जोर से चिल्लाई। फिर वह सोफे पर से खड़ी होकर अभी पर चिल्लाने लगी, तुम बंदर कहीं के, तुमने मेरे पैर को क्यों घुमा दिया? अब इनमें बहुत दर्द हो रहा है। अभी ने उसे उसकी पैर की तरफ इशारा किया। जब विधि ने उस तरफ देखा तब जाकर उसे महसूस हुआ कि उसके पैर में अभी बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है, वो आराम से चल भी पा रही है। अरे वाह, मेरा पैर तो बिल्कुल ठीक हो गया, विधि ने खुशी से कहा। तभी उसने देखा अभी उसे ही घूर रहा है, तब उसे याद आया उसने अभी उसे बंदर कहा था। वो घबराहट में अपने होठों को काटने लगी। अभी उसके करीब आने लगा। ये देख विधि अपने कदम पीछे लेने लगी और उसके पीछे सोफा था, इसीलिए वो उस पर गिर गई। अभी ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम्हें पागल और बंदर नजर आता हूँ? नहीं, वह मैं। विधि के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। उसे अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। अभी उसके ऊपर झुकने लगा।
ये देख विधि ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अभी तो बस उसे परेशान करना चाहता था, पर जब उसने देखा विधि उसके पास आने से डर रही है तो उसे गुस्सा आ गया। उसके सामने समीर का विधि को पकड़ना याद आ रहा था। उसने गुस्से में विधि के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। विधि अभी को रोकने की कोशिश करने लगी, पर अभी ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वह उसे किस के साथ बाइट भी कर रहा था। विधि को अपनी लाचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब अभी को एहसास हुआ विधि रो रही है तो वह रुक गया और उसने विधि के दोनों हाथों को भी छोड़ दिया। विधि अपनी आंसू से भरी आंखों से उसे देखने लगी। विधि के आंसू को देख अभी को अपने दिल में दर्द सा हो रहा था। उसे अब एहसास हो रहा था उसने अपने गुस्से में विधि को हर्ट कर दिया है। सॉरी, मैंने गुस्से में तुम्हें हर्ट कर दिया। वह मुझे बार बार समीर का तुम्हारे करीब आना याद आ रहा था। प्लीज तुम रोना बंद करो। अभी ने विधि के आंसू को पोंछते हुए कहा। विधि ने उसके हाथ को झटक दिया और अपने गुस्से भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु जिंदल, में बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिसे आप अपने टाइम पास करने के लिए यूज कर सके। मुझे पता है आपको लड़कियों को अपने कपड़े की तरह बदलने का बहुत शौक है, पर मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो स्टे अवे फ्रॉम मी। यह कहकर विधि गुस्से में वहां से चली गई। अभी विधि को जाते हुए देख रहा था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। उसके हाथों से खून निकलने लगा। मुझे पता है मैं पहले कई लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। विधि पर शायद मैं ही गलत हूँ जो तुम्हें अभी तक ये समझा नहीं पाया हूँ, पर अब मैं ठंडे दिमाग से काम लूंगा और तुम्हें अपने प्यार पर यकीन भी दिलाकर रहूंगा। अभी ने खुद से ही वादा किया। विधि भागकर अपने केबिन में आकर रोने लगी। नहीं मिस्टर अभिमन्यु, मैं खुद को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं जानती हूँ प्यार में सिर्फ दर्द ही दर्द है और तुम तो शायद मुझसे प्यार भी नहीं करते हो, पर मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। वो खड़ी हुई और अपने लैपटॉप पर कुछ करने लगी। 30 मिनट बाद ही विधि ने अभी के केबिन के दरवाजे पर नॉक किया। कम इन, अभी ने कहा। विधि ने अंदर जाकर अभी की टेबल पर एक लेटर रख दिया। ये क्या है? अभी ने विधि को देखते हुए पूछा। सर, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, विधि ने बिना किसी एक्सप्रेशंस के कहा। अभी ने विधि को देखा, फिर उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, वेल मिस विधि, शायद आपने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है, इसीलिए ही मुझे आपको बार बार सब कुछ याद दिलाना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप 6 महीने से पहले कंपनी को नहीं छोड़ सकती है, और अगर आप फिर भी ऐसा करना चाहती हैं तो आपको एक बड़ी रकम कंपनी को देनी होगी। विधि को अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। उसने तो उस टाइम ये सोचकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था कि उसे इस कंपनी में पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसे कहाँ पता था आगे चलकर अभी इस कंपनी का बॉस होने वाला है। मिस विधि, या तो आप अमाउंट दे दीजिए या फिर अपना काम कीजिए, अभी ने कहा। विधि ने उसे घूर कर देखा जैसे उसे अभी कच्चा ही खा जाएगी। फिर वह पैर पटकते हुए वहां से वापस अपने कैबिने चली गई। अभी उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। 5 महीने में तो मैं तुम्हें कैसे भी करके अपने प्यार पर यकीन दिला ही दूंगा। माही सेट पर आकर सीधा अपना मेकअप करवाने के लिए चली गई। आज अनिल को भी सेट पर आने में देर हो गई। तैयार होने के बाद माही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसने अपने फोन में देखा तो वहां पर अभी उसकी और अनिल की कोई भी न्यूज या फोटो नहीं दिखाई जा रही थी। उसे लगा ये सब अनिल ने करवाया है। उसे कहाँ पता था ये सब आर्यन ने करवाया है। ऑफिस पहुंचते ही आर्यन ने सबसे पहले विराट से ये सब हटाने के लिए कहा था। आर्यन ने उसे सिर्फ 20 मिनट ही दिए थे ये सब न्यूज और फोटोज इंटरनेट से हटाने के लिए। फिर वह अपने फॉलोअर्स देखने लगी। अनिल भी माही के पास आकर पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। तुम अपने फोन में क्या कर रही हो? अनिल ने माही के फोन में देखने की कोशिश करते हुए कहा। माही ने उसे अपनी आंखें छोटी उसे देखकर और कहा, तुम्हें किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए?
क्या ये सब तो स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। वो क्या है ना, मैं स्कूल में मैनर सीखने के लिए नहीं जाता था। मैं सिर्फ वहाँ पर टाइम पास करने और ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाने के लिए ही जाता था। अनिल ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। माही ने मुंह बनाकर कहा। तुम बताओ ना, तुम क्या कर रही हो। अनिल ने माही से पूछा। मैं अपनी फैन फॉलोइंग देख रही हूँ। तुम्हें पता है, अभी मेरे पूरे 4 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। माही ने खुशी के साथ कहा। CH87 माही को पीयूष की चेतावनी। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। माही ने मुंह बनाकर कहा। तुम बताओ ना, तुम क्या कर रही हो। अनिल ने माही से पूछा। मैं अपनी फैन फॉलोइंग देख रही हूँ। तुम्हें पता है, अभी मेरे पूरे 4 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। माही ने खुशी के साथ कहा। ओ, ये तो अच्छी बात है, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रही हो। अनिल ने कहा। हाँ, पर ये फिर भी तुमसे बहुत कम है, माही ने कहा। इसीलिए ही तो मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे साथ रहा करो, ताकि तुम मुझसे बहुत कुछ सीख सको। अनिल ने माही के सिर को नीचे की तरफ दबाते हुए कहा। तुम मेरे सिर को क्यों दबा रहे हो। अगर इससे मेरा दिमाग कम हो गया तो। माही ने चिढ़ते हुए कहा। इससे दिमाग कम कैसे होगा, जब तुम्हारे अंदर दिमाग ही ना हो। अनिल ने माही का मजाक उड़ाते हुए कहा। माही अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरने लगी। फिर भी मेरे अंदर तुमसे तो ज्यादा ही दिमाग है, माही ने मुंह बनाकर कहा। वैसे थैंक यू, माही ने कहा। वह किस चीज के लिए। अनिल ने कंफ्यूजन में पूछा। वो सोशल मीडिया से सारी न्यूज़ हटवाने के लिए, माही ने कहा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो वो न्यूज़ देखकर बहुत ही खुशी हो रही थी। मैं भला ऐसा क्यों करने लगा, वह तो पता नहीं किससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती है, जो ये सब हटवा दिया। अनिल ने कहा। फिर ये सब किसने किया होगा, शायद आर्यन ने ही यह करवाया है, माही ने सोचा और मुस्कुराने लगी। माही को बिना किसी वजह के मुस्कुराते देख अनिल ने कहा। तुम किसके ख्यालों में खोकर मुस्कुराए जा रही हो। तुमसे मतलब मैं चाहे जिसके भी ख्यालों में हूँ। माही ने मुंह बना कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। अनिल ने माही को घूरते हुए पूछा। अगर है भी तो क्या, माही ने कहा। मतलब सच में तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे जल्दी से बताओ कौन है, वो नाम क्या है उसका, और वह करता क्या है। अनिल ने जल्दबाजी में कहा। मुझे नहीं लगता है हम इतने भी करीबी दोस्त बन चुके हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। माही ने कहा। मतलब तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त भी नहीं मानती हो। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया, ये धरती फट क्यों नहीं गई, यहाँ पर बाढ़ क्यों नहीं आ गई। अनिल ने एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारी ये ओवर एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलने वाली है, माही ने मुंह कहा। अच्छा ठीक है, ये तो बता दो, क्या वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है। अनिल ने पूछा। हाँ, तुमसे भी कई ज्यादा, माही ने स्माइल करते हुए कहा। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो, बस इसीलिए तुम्हें वह हैंडसम लगता है। अनिल ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, वह तुमसे भी कई गुना ज्यादा हैंडसम है, माही ने कहा। ये वैसे भी सच है, आर्यन के लुक्स बहुत ही ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव है। वो इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार से कई ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से वो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी का CEO भी है। उसकी फैन फॉलोइंग लगभग 40 लाख है, जो कि अनिल जैसे सुपरस्टार से भी ज्यादा है। तुम्हारा वह सो कोल्ड बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा हैंडसम है, ये मैं भी देखना चाहता हूँ, अनिल ने मुंह बनाकर कहा। माही बस उसे देखकर मुस्कुरा दी, पर कोई था जो कब से उन दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसे हंसते हुए बातें करते देख गुस्सा हो रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि पीयूष था, जो नेहा को छोड़ने के लिए आज सेट पर आया था। जब उसने माही को अनिल महेश्वरी के साथ बात करते हुए देखा तो वह रुककर उन दोनों को ही देखने लगा। तभी अनिल के फोन पर एक कॉल आया, वो कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा दूर चला गया। पीयूष जाकर माही के पीछे खड़ा हो गया। माही को जब महसूस हुआ कोई इसके पीछे खड़ा है, तो उसने अपने पीछे देखा तो पीयूष उसके बहुत करीब खड़ा था। वह कुछ कदम पीछे हो गई। लगता है तुम अनिल के बहुत करीब हो, पीयूष ने कहा। आपको इन सब से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, मिस्टर खुराना, माही ने कहा। पीयूष ने माही को समझाते हुए कहा।
माही तुम मेरी दोस्त हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं बस तुमको सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ। OMG मिस्टर पीयूष खुराना, जो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको मेरे जैसे आम इंसान की भी फिक्र है, ये जानकर तो मैं कहीं खुशी से पागल ही ना हो जाऊं। माही ने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, माही तुम मुझसे नाराज हो, मैं ये समझ सकता हूँ, पर अनिल महेश्वरी बहुत ही पालतू और खतरनाक फैमिली से आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम उससे दूर रहो। थैंक्स आपकी सलाह के लिए, पर मैं आपको ये कहूंगी कि आपको मुझ पर ध्यान ना देकर अपनी गर्लफ्रेंड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना लोगों को गलतफहमी भी हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मेरा नाम आपके साथ जोड़े। माही ने कहा, अच्छा तुमको अनिल के साथ न्यूज में आना अच्छा लगता है, पर मेरे साथ नहीं, पीयूष ने थोड़े गुस्से में कहा। जी हाँ, आपने सही कहा, मैं आपके साथ अपना नाम कभी भी नहीं जुड़ना चाहूंगी, माही ने कहा और वहां से जाने लगी। पीयूष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, तुम अंकल आंटी से मिलने नहीं जाओगी क्या? घर तुम्हें इंडिया आए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें देखकर वह बहुत खुश होगे। माही ने उससे अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मुझे किसी से भी मिलने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और मुझे ये भी पता उन्हें मुझे देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलेगी। ये कहकर माही वहां से चली गई। रास्ते में ही उसे अनिल अपनी तरफ आता हुआ दिखा। उसने माही और पीयूष को बात करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने माही से पूछा, मिस्टर खुराना तुमसे क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। CH88 शादी की मिठाइयाँ। ये कहकर माही वहां से चली गई। रास्ते में ही उसे अनिल अपनी तरफ आता हुआ दिखा। उसने माही और पीयूष को बात करते हुए देख लिया था, इसीलिए उसने माही से पूछा, मिस्टर खुराना तुमसे क्या बात कर रहे थे? तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। माही ने गहरी सांस लेकर कहा, वह मेरे होने वाले जीजा जी है। क्या? पर वो तो नेहा कपूर का बॉयफ्रेंड है ना? अनिल ने कहा, तभी जैसे उसे कुछ समझ आ गया। वेट नेहा कपूर, और तुम्हारा सरनेम भी तो कपूर ही है, मतलब इससे पहले अनिल अपनी बात पूरी कर पाता माही ने बीच में ही कहा, हाँ वह मेरी स्टेप सिस्टर है। ओ मतलब तुम अशोक कपूर की बेटी हो, पर यह बात किसी को पता क्यों नहीं है? अनिल ने कहा, बिकॉज वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते किसी को भी पता चले कि मैं उनकी बेटी हूँ। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, माही ने कहा। ओ अनिल ने कहा, वो समझ रहा था जैसी माही दिखती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, उसके दिल में कई जख्म लगे हुए हैं जो वो सबसे छिपाती है। उसने माही का ध्यान उन सब से भटकाने के लिए कहा, वैसे मुझे तुम्हारी बहन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं है वह मुझे कितनी ही पसंद है, माही ने मुंह बनाकर कहा। मुझे तो उसकी और पीयूष की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। पीयूष जो कि एक नंबर का बेवकूफ गधा है, और नेहा एक चालाक लोमड़ी, दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, अनिल ने कहा। उसकी बात सुन माही जोर जोर से हंसने लगी। अनिल ने जिस तरह से पीयूष को गधा और नेहा को लोमड़ी कहा था वह बहुत ही फनी था। माही तो उन दोनों को गधे और लोमड़ी के रूप में सोचने भी लगी थी। अगर उस लोमड़ी को पता चल गया ना तो उसे क्या कहकर बुलाते हो, तो वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं, माही ने कहा। कौन लोमड़ी? माही नेहा ने उनके पीछे से आते हुए कहा। उसकी आवाज सुन दोनों ने उसकी तरफ देखा। माही तो अभी भी नेहा को लोमड़ी के जैसे ही देख रही थी। वह अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। नेहा माही से बस इसीलिए ही बात कर रही थी ताकि वो अनिल के करीब आ सके। वो अनिल सर कह रहे थे, आजकल इंसानों के बीच में भी कुछ लोमड़ियां घूमने लगी है, तो हमें उनसे बचकर रहना चाहिए, माही ने कहा। वैसे अनिल सर, मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, आपको तो याद ही होगा। नेहा ने अनिल की तरफ स्माइल करते हुए कहा। नहीं, मुझे याद नहीं है, अनिल ने बेझिझक कहा। उसकी बात सुन माही को फिर से हंसी आ गई। नेहा का चेहरा तो देखने लायक था। नेहा ने एक नज़र घूर कर माही की तरफ देखा, फिर उसने अनिल से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे जाना होगा, मैं भूल गई थी, डायरेक्टर सर मुझे बुला रहे थे। फिर वो वहां से चली गई
और वैसे भी वह यहाँ रहकर अपनी ओर इंसल्ट नहीं करवाना चाहती थी। तुमने उसकी बहुत अच्छी तरीके से इंसल्ट की। माही ने के अनिल की कंधों को थपथपाते हुए कह। हाँ, मुझे पता है उसने पहले तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, और तुम तो मेरी दोस्त हो। वैसे भी वह मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं है, अनिल ने कहा। अच्छा ऐसा है, पर तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो? माही ने अपना आईब्रोज को ऊपर नीचे करते हुए पूछा। ताकि फ्यूचर में जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तो तुम मेरी हेल्प करो, अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा। भूल जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि मेरे लिए ये सब करो, माही ने मुंह बनाकर कहा। इसका मतलब अगर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत हुई या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरी मदद तक नहीं करोगी। तुम बहुत बुरी दोस्त हो, अनिल ने बच्चों की तरह कहा। माही ने हंसते हुए उसे अपनी जीभ दिखा दी। शाम को आर्यन माही को लेने आया। उसने फोन करके माही को सेट से बाहर बुलाया और उसे लेकर वापस घर आने लगा। देव सोफे पर बैठकर आराम से वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, जिसे सुनकर उसके हाथों से रिमोट नीचे गिर गया। ये नंदू यहाँ क्या कर रही है? देव ने दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से ही कहा, जहाँ से नंदिनी अंदर आ रही थी। देव भाई, नंदिनी ने कहा और आकर देव के गले लग गई। नंदू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव ने उसे गले लगाते हुए कहा। क्यों, आप यहाँ आ सकते हो तो मैं नहीं आ सकती? नंदिनी मुंह बनाकर कहा। नहीं, भाई को पसंद नहीं है कोई बंदरिया उनके घर में आए, देव ने नंदिनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। नंदिनी ने गुस्से में देव को घूरते हुए कहा, आपने मुझे बंदरिया कहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वह देव को मारने लगी। बंदरिया को बंदरिया ही कहते हैं, देव ने हंसते हुए कहा और भागने लगा। नंदिनी भी अपने हिल निकालकर किसी छोटे बच्चे की तरह हर जगह उछल कूद करते हुए उसे पकड़ने लगी। उन दोनों ने मिलकर पूरे हॉल का नक्शा ही बदल दिया। आर्यन माही को लेकर जब घर के अंदर आया तो घर की हालत देखकर उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने हॉल में चारों तरफ देखा तो उसकी नजरें सोफे पर जाकर रुक गई। सोफे पर नंदिनी देव के बालों को अपने हाथों से नोच रही थी और देव उससे बचने की कोशिश कर रहा था। ये सब क्या हो रहा है? आर्यन ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, जिसे सुनकर देव नंदिनी अपनी जगह पर रुक गए। नंदिनी ने जल्दी से अपने बालों को सही किया, फिर उसने अपने पीछे देखा। आर्यन को देखकर वो उसके पास जाकर उसके गले लग गई। भैया, आई मिस यू, नंदिनी ने कहा। आर्यन ने भी उसे अपने गले लगा लिया। भाई, आप इस बंदरिया से दूर रहो, जब देखो लोगों के गले पड़ती रहती है, और अब तो ये पागल भी हो गई है। देखो कैसे इसने मेरे सारे बालों को नोच लिया, पता नहीं कोई लड़की मुझे अब भाव भी देगी या नहीं, देव ने कहा। भाई, आप इनसे कह दो ये मुझे बंदरिया ना कहें वरना, नंदिनी गुस्से में देव को देखते हुए कहा। वरना क्या कर लेगी तू? देव ने भी नंदिनी को घूरते हुए पूछा। आर्यन ने गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम दोनों ने अब अगर लड़ना बंद नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। देव नंदिनी एकदम से चुप हो गए। तभी नंदिनी की नजर माही पर पड़ी, जो कब से खड़ी होकर उनको देख रही थी। उसे देखते ही नंदिनी की आंखों में खुशी से चमक आ गई। वो जाकर माही के गले लग गई। माही ने भी मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। आर्यन को तो पता था माही और नंदिनी एक दूसरे को पहले से जानती है, पर ये देखकर देव को बहुत हैरानी हुई। दीदी, आप यहाँ कैसे? नंदिनी ने खुशी से माही से पूछो। माही ने आर्यन की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि वह क्या बोले। आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसने माही को अपने थोड़ा करीब करते हुए नंदिनी से कहा, नंदू, ये तुम्हारी भाभी है। माही को ये देख बहुत अच्छा लगा कि आर्यन ने नंदिनी से उसे उसकी वाइफ कहकर मिलवाया। वहीं नंदिनी तो ये सुनकर जम ही गई थी कि आर्यन ने माही को उसकी भाभी कहा, मतलब आर्यन ने शादी भी कर ली है। देव उसके पास आया और उसने मुंह बनाकर कहा, ये सच है, अब ऐसे स्टैचू की तरह मत खड़ी रहो। मैंने खुद इनकी शादी देखी है और इनकी शादी की मिठाइयाँ भी खाई है। देव की बात सुन नंदिनी होश में आई और उसने फिर से माही को खुशी से गले लगा लिया। वाह, आप मेरी भाभी बन गई। मैंने तो गोड जी से कहा था कि मुझे आपकी जैसी ही भाभी चाहिए, पर गोड जी तो मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए।
जो उन्होंने आपको ही मेरी भाभी बना दिया। माही को भी ये देखकर बहुत खुशी हुई कि नंदिनी को वह पसंद आई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वैसे भैया, मैं आपसे गुस्सा हूँ। आपने देव भाई को अपनी शादी में बुलाया पर मुझे नहीं। आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, नंदिनी नाराज होते हुए कहा। आर्यन उसके पास आया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुमको पता है तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो, पर कुछ रीजंस की वजह से मैं तुम्हें नहीं बुला पाया। नंदिनी भी समझ रही थी, जरूर कोई वजह होगी जो आर्यन ने अभी तक किसी को भी अपनी शादी के बारे में नहीं बताया है। उसमें से आर्यन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक, मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इतनी सुंदर भाभी जो दी है। भाभी, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अब तो मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी ननंद भी हूँ। माही ने भी मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हमें हिला दी। वो तो पहले से ही नंदिनी को अपनी छोटी बहन मानती थी। भैया, मैं कुछ दिन यहीं पर ही रहूंगी, मैं दादी से भी पूछ कर आई हूँ, नंदिनी ने स्माइल कर कहा। वह सब तो ठीक है, पर पहले तुम दोनों ने मिलकर जो घर का हाल किया है वह सही करो, आर्यन ने पूरे घर को देखते हुए कहा। सॉरी भैया, पर ये सब देव भैया की गलती, उन्होंने मुझे बंदरिया बुलाया, नंदिनी ने किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहा। आर्यन ने घूर कर देव की तरफ देखा तो देव ने हड़बड़ाते हुए कहा, भैया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये बंदरिया आपके सामने बस मासूम होने का ड्रामा करती रहती है हर वक्त। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, अगले 1 घंटे में मुझे घर पहले के जैसा साफ चाहिए, आर्यन ने कहा और वहां से चला गया। देव और नंदिनी ने अपनी लाचारी भरी नजरों से माही की तरफ देखा। माही को भी उन दोनों को देखकर तरस आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों की मदद करवा देती हूँ, सब जल्दी ही हो जाएगा। माही ने ये कहा ही था कि उसे ऊपर से आर्यन की आवाज आई, वह उसे बुला रहा था। भाभी, आप चाहिए, वरना भैया हमारी सजा डबल कर देंगे, देव ने कहा। माही ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा, फिर वो ऊपर चली गई। देव और नंदिनी भी घर की सफाई करने में लग गए। सफाई करते हुए देव ने नंदिनी से पूछा, नंदू, तुम भाभी को पहले से कैसे जानती हो? मैं भाभी से पहले भी मिल चुकी हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, नंदिनी ने कहा और अपनी और माही की पहली मुलाकात के बारे में देव को बताने लगी। CH89 अनटाइटल्ड चैप्टर। माही ने एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा, फिर वो ऊपर चली गई। देव और नंदिनी भी घर की सफाई करने में लग गए। सफाई करते हुए देव ने नंदिनी से पूछा, नंदू, तुम भाभी को पहले से कैसे जानती हो? मैं भाभी से पहले भी मिल चुकी हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, नंदिनी ने कहा और अपनी और माही की पहली मुलाकात के बारे में देव को बताने लगी। माही रूम में आई तब आर्यन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। आपने मुझे उन दोनों की मदद क्यों नहीं करने दी? माही ने कहा। वह इसीलिए क्योंकि वो उन दोनों की पनिशमेंट है। अगर तुम उनकी मदद करती तो वह अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते, आर्यन ने माही के गाल पर किस करते हुए कहा। माही आर्यन की तरफ पलटी हो उससे कहा, क्या आपने ही वो सारी न्यू सोशल मीडिया हटवाई है? ये सुन आर्यन ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर कहा, हाँ, मुझे पसंद नहीं कोई तुम्हारा नाम किसी और के साथ जोड़े, तुम्हारा नाम सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपको अनिल से जलन हो रही है? माही ने आर्यन को छेड़ते हुए कहा। हाँ, बिकॉज यू आर ओनली माइन। ये कहकर आर्यन माही के होठों पर किस करने लगा। माही पहले हैरान रह गई, फिर उसने भी अपने हाथों को आर्यन के गले के चारों तरफ लपेट लिए। आर्यन ने उस प्यार भरी किस को एक स्मूच में बदल दिया। माही की जब सांस उखड़ने लगी तब जाकर आर्यन ने माही के होठों को आज़ाद किया। वह तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। माही लंबी लंबी सांसें लेने लगी, फिर उसने घूर कर आर्यन की तरफ देखकर कहा, आप एक दिन मुझे मारकर ही दम लेंगे। मैं भला तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम तो खुद मेरी जान हो। आर्यन में माही के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। आप जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, माही ने कहा। आर्यन फिर वहां से बाथरूम में चला गया। माही को जब बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगी तब माही ने बालकनी में जाकर करण को कॉल किया। हेलो,
हाय दीदी, करण ने कॉल की दूसरी तरफ से कहा। करण के मुंह से दीदी सुन माही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है ना, कल एनुअल मीटिंग है। हाँ मुझे याद है, मैंने सारे इंतजाम भी कर लिए हैं। कल 10 बजे तक सब लोग हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाएंगे। करण ने कहा। गुड, तुम ध्यान रखना कोई भी प्रॉब्लम ना हो। माही ने कहा। ठीक है, पर आप वहाँ कैसे आएंगी? मेरा मतलब है, आप आर्यन जीजू से क्या कहेंगी? करण ने माही से पूछा। तुम उन सब चीजों की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। माही ने कहा। फिर उसने कॉल कट कर दिया। मैंने करण से तो कह दिया, पर मैं सब कुछ कैसे संभालूंगी, मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? माही ने सोचा। फिर उसने ऊपर आसमान की तरह देखते हुए कहा, अभी मैं आर्यन को अपने बारे में सब नहीं बता सकती। एक बार में सब कुछ ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद आर्यन को अपनी पहचान बताऊंगी। वरना मेरी वजह से आर्यन और बाकी सबकी जान को भी खतरा हो सकता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे आर्यन से झूठ बोलकर ही कल मीटिंग में जाना पड़ेगा है महादेव। आप तो सब जानते हैं, प्लीज मेरा साथ देना। मैं आपको पूरे 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। फिर उसने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ गई महादेव, आप क्या कहना चाहते हो, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं मेरा पिछला 11 रुपए का प्रसाद भी चढ़ा दूंगी। आप बस प्लीज मेरा साथ देना। माही को बाथरूम दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने उस तरफ देखा तो आर्यन अपने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे, उनमें से पानी टपक रहा था। आर्यन की मस्कुलर बॉडी, जो जिम में लंबे समय तक वर्कआउट करने की वजह से बनी है, वह भी नहाने की वजह से चमक रही थी। इस वक्त उसके 6 पैक्स अट्रैक्टिव दिख रहे थे। माही तो बस अपना मुंह खुले आर्यन को ही देखे जा रही थी। इस आदमी के चेहरे के साथ साथ इसके बॉडी भी इतनी हॉट और अट्रैक्टिव है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? माही ने अपने मन में ही कहा। जब आर्यन को महसूस हुआ कोई उसे घूर रहा है, तो उसने उस तरफ देखा जहां माही अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर उसे घूर रही थी। ये दिख आर्यन माही के पास आया और उसके हाथ को अपने सीने पर रखकर कहा, मिसेज रजावत, ये बॉडी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। तुम जब तक चाहे इसे निहार सकती है, और अगर तुम चाहती हो तो मैं इस टॉवर को भी हटा सकता हूँ, ताकि तुम मुझे अच्छे से देख सको। माही ने जब आर्यन की बात सुनी तब वह अपने सेंस में वापस आई। आर्यन की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुन माही के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। आर्यन की टॉवल हटाने वाली बात सुनकर तो माही का मन कर रहा था कि वह यहाँ पर एक खड्डा खोदकर उसमें जाकर छिप जाए। माही अपनी पलकों को झुकाकर आर्यन के सीने से अपने हाथ को वापस लेने की कोशिश कर रही थी। माही को इतना शर्माता देख आर्यन के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। रुको, हम पहले रूम में चलते, फिर तुम मुझे देखकर अपना मन भर लेना। आर्यन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी बातों को लेकर बहुत सीरियस है। माही ने हैरानी से अपनी आंखों को बढ़ाकर आर्यन की तरफ देखा और बिना एक पल की भी देरी किए उससे अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम में भाग गई और दरवाजे को अंदर से लॉक कर लिया। माही को ऐसे भागता देख आर्यन हंसने लगा। अगर इस वक्त कोई भी आर्यन को इस तरह से देख लेता तो शायद सदमे से ही उसकी मौत हो जाती। जो आर्यन हमेशा गुस्से के देवता की तरह रहता है, वो आज किसी छोटे बच्चे की तरह हंस रहा है। डाइनिंग टेबल पर डिनर करते वक्त नंदिनी ने माही से कहा, भाभी आपकी वो दोस्त है ना जो उस दिन आपके साथ थी, उनका नाम क्या है? उसका नाम पाखी है। माही ने कहा, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। नंदिनी ने स्माइल कर कहा, हाँ ये तो है, हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं। माही ने कहा, वैसे भाभी मुझे देव भैया ने बताया आप इस वक्त अपनी मूवी की शूटिंग में बहुत बिजी है, क्या ये सच है? नंदिनी ने माही से पूछा। हाँ, माही ने कहा। ये सुनकर नंदिनी के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई, जिसे देखकर माही ने कहा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो गई? वो भाभी मैंने सोचा था मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, पर नंदिनी ने कहा। उसकी बात सुन माही ने स्माइल करते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम परसों संडे को एक साथ एंजॉय करेंगे और मैं विधि पाखी को भी बुला लूंगी, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। ये सुन नंदिनी भी खुश हो गई। वैसे भाभी आपकी मूवी की शूटिंग तो आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है,
तो अब आपको अपने आगे के प्लेन के बारे में सोचना चाहिए, देव ने अपना खाना खाते हुए कहा। हाँ, मैंने सोच रखा है, एक बार मूवी की शूटिंग खत्म हो जाए, फिर मैं सुपरस्टार एंटरटेनमेंट को ज्वाइन करूंगी बिना किसी को भी ये बताएं कि मैं कौन हूँ। माही ने कहा। डिनर करने के बाद आर्यन अपने स्टडी रूम में जाकर अपना काम करने लगा और माही नंदिनी के साथ बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी को नींद आने लगी तब नंदिनी सोने चली गई। माही भी अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। आर्यन जब अपने रूम में आया तो उसने देखा माही बेड पर लेटी हुई है। उसे लगा माही सो चुकी है, तो वह बिना आवाज किए माही के पास जाकर लेट गया, फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आपने इतनी देर क्यों कर दी? माही ने अपनी आंखें बंद किए हुए आर्यन के सीने पर अपना सर रखते हुए कहा। तुम अभी तक सोई नहीं? आर्यन ने पूछा। नहीं, आपके साथ मुझे अच्छे से नींद आती है, इसलिए मैं आपका वेट कर रही थी। माही ने नींद भरी आवाज में काम। अब सो जाओ, आर्यन ने माही के सिर पर किस कर कहा, फिर उसे अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो गया। सुबह आर्यन एक्सरसाइज कर जिम से रूम में आया तो उसने देखा माही बेड पर नहीं है और बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। वह भी अपने कपड़े लेकर दूसरे बाथरूम में चला गया। माही जब तैयार होकर नीचे आई तो आर्यन सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। माही ने उसके पास आकर कहा, चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं देव और नंदिनी को भी बुला लेती हूँ। आर्यन ने कहा। तभी माही ने देखा सीढ़ियों से देव नंदिनी एक दूसरे से लड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। उन्हें देखकर माही ने अपना सिर नामे हिला दिया, फिर उसने कहा, तुम दोनों अपनी लड़ाई बाद में करना, अभी चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। माही की बात सुन देव और नंदिनी ने एक बार पहले एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। CH90 माही का ओरा। तभी माही ने देखा सीढ़ियों से देव नंदिनी एक दूसरे से लड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। उन्हें देखकर माही ने अपना सिर नामे हिला दिया, फिर उसने कहा, तुम दोनों अपनी लड़ाई बाद में करना, अभी चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लो। माही की बात सुन देव और नंदिनी ने एक बार पहले एक दूसरे को घूर कर देखा, फिर वह जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आर्यन ने माही से उसे सेट पर ड्रॉप करने के लिए कहा, तो माही ने उससे कहा, आप आज ऑफिस तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए आप क्यों आ रहे हैं? वैसे भी यहाँ से सेट की दूरी 1 घंटे की है, आप पहले जाएंगे फिर वापस आएंगे, इससे अच्छा मैं खुद ही चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी नहीं हूँ जो मैं अकेली कहीं जा नहीं सकती, और आज मुझे राधा कृष्ण निवास में भी थोड़ा काम था तो मैं पहले वहाँ पर जाऊंगी। हाँ भाई, वैसे भी आपकी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना आज, देव ने कहा। ठीक है, फिर तुम चली जाओ पर आराम से जाना, आर्यन ने कहा और माही के माथे पर किस कर लिया। माही फिर सबको बाय कहकर कार लेकर वहां से चली गई। राधा निवास पहुंचकर माही ने कार में अपने पर्स से जैकेट निकालकर पहन ली, फिर कार से बाहर निकलकर जाकर वहां खड़ी एक बाइक पर बैठ गई। वो बाइक करण ने ही माह के लिए मंगवाई थी। वो माही की फेवरेट बाइक है जो कि कवासाकी निंजा ZX10 RAC है। उसकी कीमत लगभग 20 से 22 लाख रुपया है। माही ने बाइक पर रखा हुआ हेलमेट पहना और मोटरबाइक को फुल स्पीड में चलाकर अपने रास्ते पर निकल गई। जिसने भी माही को देखा वो सब हैरान थे, क्योंकि ये मोटरबाइक पूरे इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ही है। माही की बाइक हवा से बातें करते हुए शहर से बाहर बनी पुरानी सी एक खंडर हवेली के सामने आकर रुक गई। माही बाइक पर से नीचे उतरी पर उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा। माही हवेली के अंदर आ गई। वो हवेली अंदर से किसी पुरानी हवेली जैसी थी, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे अभी ही इसकी सफाई की गई है। हवेली के हॉल में ही करण खड़ा माही का ही इंतजार कर रहा था। बॉस, सब लोग आ गए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, करण ने माही के साथ चलते हुए कहा। माही सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक कमरे के अंदर चली गई। फिर कमरे में दीवार पर लगी एक पेंटिंग के बीच में उसने अपना अंगूठा लगाया, जिससे वह दीवार बीच में से ओपन हो गई। माही ने फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपना अंगूठा लगाया था। दीवार के दूसरी साइड एक लग्जरी कमरा बना हुआ था, जिसका इंटीरियर वाइट और ब्लू कलर का था। माही ने रूम के अंदर जाने से पहले करण को अपना हेलमेट उतार कर देते हुए कहा,
15 मिनट के अदन मैं आती हूँ, तब तक तुम सारी तैयारियां कर लो। ये कहकर वो कमरे के अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही वह दीवार पहले जैसी हो गई। रूम में आकर माही ने वार्डरोब को खोला, जिसमें दुनिया के हर एक फेमस डिजाइनर द्वारा बनाई गई ड्रेसेस और बिजनेस सूट्स रखे हुए थे। माही ने ब्लैक कलर की जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट निकाल अपने कपड़े चेंज कर लिए। माही ने अपने बालों की एक हाई पोनी बनाए हाथों में नोट ग्रीन उनिका की वॉच, ब्लैक लेदर शूज पहन लिए। फिर उसने वार्डरोब के साइड में बने ड्रॉर को खोला। उसमें कई प्रकार की गन रखी हुई थी। माही ने 2 गन निकाल उनमें गोलियों भरी, फिर एक गन को पीछे अपनी जीन्स के अंदर और दूसरी को अपने शूज में डाल लिया। उसने अपने चेहरे को एक ब्लैक मास्क से कवर कर लिया और अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा लिए। उसकी पर्सनैलिटी दिखने में बहुत ही मिस्टीरियस और डेंजरस लग रही थी। अभी उसके आसपास एक अलग ही प्रकार का ओरा बना हुआ था, जबकि आर्यन की माही के आसपास तो एक खुशनुमा माहौल बना रहता था। यह माही का एक अलग ही रूप था। माही ने अपने फोन को अपनी जीन्स के बैक पॉकेट में डाला ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। माही ने देखा तो ये वीके का वीडियो कॉल था। वीके के बारे में मैंने पहले भी कहानी में बताया है, आप चाहे तो वापस चैप्टर रीड कर सकते हैं। कॉल देखकर माही ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर वीडियो कॉल को उठाया। कॉल की दूसरी वीके एक वुडन चेयर पर बैठे थे। हेलो वीके, आपने कॉल किया तो जरूर आपको मुझसे कोई काम ही होगा, तो बताइए क्या काम है, माही ने कहा। ये सुन वीके एक बार के लिए तो हड़बड़ा गए। उन्होंने माही से पूछा, तुम्हें कैसे पता है मुझे तुमसे कोई काम है? उनकी बात सुन माही ने स्माइल करते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और आपके साथ पिछले कई सालों से हूँ। और आपको पता है आज एनुअल मीटिंग है, फिर भी आपने मुझे कॉल किया, मतलब जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात ही होगी। ये लड़की तो दिन ब दिन और भी ज्यादा चालाक होती जा रही है। अब तो मुझे भी इससे बचकर रहना होगा, वीके ने माही को देखकर अपने मन में ही कहा। फिर उन्होंने सीरियस होकर माही से कहा, तुमने सही कहा, मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जॉन अभी तक जिंदा है। वो इतने टाइम से कोमा में था। रॉबर्ट ने हमसे उसे छिपा कर रखा था ताकि हम उस पर हमला ना कर दे और उसकी जान ना ले, पर कल मुझे अपने एक सिगरेट आदमी ने बताया है कि जॉन अभी तक जिंदा है और कोमा से भी बाहर आ गया है। तुम्हें तो पता ही है जॉन की हमारी ऑर्गेनाइजेशन और खासकर तुम्हारे साथ कितनी बड़ी दुश्मनी है। हाँ वीके, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? माही ने कन्फ्यूजन में पूछा। क्योंकि विवेक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल तो कर सकता है, पर वो कल ही पेरिस चला गया और अभी तान्या भी अपने मिशन से वापस नहीं आई है। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, तुम ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ोगी और अगले 1 साल तक तुम ऑर्गेनाइजेशन में ही रहोगी और सब कुछ संभालोगी, वीके ने कहा। पर यह तो गलत है ना, आप विवेक भैया को वापस क्यों नहीं बुला लेते हैं? माही ने नाराजगी से कहा। मुझे पता है माही, तुम इन सब से खुश नहीं हो, पर मैं विवेक को वापस नहीं बुला सकता हूँ। जॉन ने होश में आते ही सबसे पहले अपने काले कामों को फिर से शुरू कर दिया है। वह अपनी पूरी ताकत पेरिस में लगा रहा है, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए विवेक वहाँ पर सब कुछ हैंडल करने के लिए गया है। जब जॉन को पता चलेगा तुम और बाकी सब लोग इंडिया आ गए हैं, तो वह इंडिया को अपना टारगेट बनाएगा। वह तुम्हें मार कर फिर से अंडरवर्ल्ड पर अपना राज चलाना चाहता है। तुम्हें तो पता ही है, एक बार जॉन और उसकी गैंग इविल मॉन्स्टर्स फिर से अंडरवर्ल्ड के बॉस बन गए तो वह अपने काले काम फिर से शुरू कर देगा। ड्रग्स, इनोसेंट लोगों का खून बहाना, लड़कियों का रेप करना, सेक्स रैकेट चलाना, टेररिस्ट अटैक करवाना, ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। अभी तो सिर्फ कुछ लोगों ही काले धंधे चला रहे हैं, पर जॉन के आने के बाद ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही सबको पता चलेगा तुमने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, तो बाकी सब गैंग भी जॉन का साथ देने लगेंगी। अब तुम्हारी मर्जी है, लास्ट डिसीजन तुम्हारा ही होगा। मैं तुम पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। वीके के ये सब कहने के थोड़ी देर बाद तक कॉल के दोनों तरफ शांति रही। माही ने कुछ देर इन सब के बारे में सोचा, फिर उसने एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगले 1 साल तक मैं ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ूंगी। मैं माफिया क्वीन बनकर ही रहूंगी और इस 1 साल में
मैं उस जॉन का भी खेल खत्म कर दूंगी, पर वीके 1 साल बाद चाहे आप कुछ भी कहें मैं ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूंगी। और आप मुझे फोर्स भी नहीं करेंगे, ना ही इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने मुझे आज भी निराश नहीं किया, हमेशा की तरह तुमने सही फैसला लिया है। वीके ने खुशी से कहा। आपका काम तो बन गया, आप तो खुश होंगे ही ना। बेचारी मुझ जैसी छोटी बच्ची को फंसाकर, माही ने मुंह बनाकर कहा। उसकी बात सुन वीके मुस्कुरा दिए। कॉल कट होने के बाद माही ने गुस्से में खुद से ही कहा, उस जॉन के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मुझे एक सुकून भरी जिंदगी भी नहीं मिल पा रही है। जिस दिन वह मेरे हाथ लग गया, मैं उसको एक बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगी। ये सब कहते वक्त माही की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी आगे सुनना है। धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।